हाँ, तो हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत वंदन है, अभिनंदन है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को भाषा विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी। अब मैंने जो है आपको बताया कि भाषा का विकास किस तरीके से होता है, जिसमें मैंने बताया कि जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, जिसमें आपकी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है, जिसमें रामायण वेद पुराण लिखा गया वैदिक संस्कृत में, और लौकिक संस्कृत में रामायण महाभारत लिखे गए। इसके बाद हम भारतीय मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात करते हैं, इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट्ट की बात है। तो हमने पाली के बारे में बता दिया, प्राकृत के बारे में बता दिया। अब हम चर्चा करते हैं अपभ्रंश भाषा के बारे में। तो अपभ्रंश यानी जो भ्रंश हो गया हो, जो भ्रष्ट हो गया हो, ठीक है, जो विभ्रट हो गया हो, अर्थात अपने पथ से बिल्कुल पूरी तरह से विचलित हो गया हो, वो भाषा जो है अपभ्रंश भाषा कहलाती है। और इस भाषा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम भी दिया, ठीक है। क्योंकि अपभ्रंश भाषा एक ऐसी भाषा है जो जब संस्कृत का क्षरण हो रहा है तो एकदम अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है, निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है। और कहीं न कहीं इस भाषा में वो संस्कृत निष्ठता और सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। और आपको मैंने बताया कि जो है अपभ्रंश भाषा जो है, ये भाषा का जो वो मिलता है सबसे पहले प्रयोग वो किस में मिलता है? सबसे पहले पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। और इसके अलावा जो है जो क्या कहते हैं कि पतंजलि के महाभाष्य के बाद भर्तृहरि के वाक्य परीय में मिलता है। अब आगे अगर बात करते हैं कि जो है ब्याडी और पतंजलि ने जो है ये संस्कृत शब्दों से च्युत अलग जो भाषा है उससे इतर जो भाषा है उसको जो है उस संस्कारच्युत भाषा को भ्रष्ट भाषा या फिर अशुद्ध शब्दों वाली भाषा कहा। इसके अलावा कुछ अन्य विद्वान हैं जो इसको अलग अलग नाम देते हैं, जैसे बाणभट्ट और हेमचंद जी ने इसे ग्राम भाषा कहा। बाणभट्ट और हेमचंद जी ने क्या कहा? ग्राम भाषा कहा। और दंडी ने अपने काव्यादर्श में अभीर आदि अर्थात अभीर आदि की भाषा कहा, ठीक है। इसके अलावा भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में विवरण भाषा कहा। और फिर आगे हम बात करते हैं किशोरीदास वाजपेयी ने इसे ड़ा भाषा कहा, ड़ा भाषा कहा, ठीक है। अपभ्रंश की बात अगर हम आगे करते हैं तो इसके भेद की बात करते हैं तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भेद बताए हैं। जैसा कि मैंने बताया, नवि साधु ने उपनागर, ठीक है, उपनागर, अभीर और ग्राम तीन भागों में बांटा है इसे। और इसके अलावा मार्कंडेय जी ने नागर यानी जो गुजरात के नगर की भाषा है, ठीक है, गुजरात की भाषा है, वो उसे नागर कहा। और उपनागर जो राजस्थान की भाषा है उसे उपनागर कहा। और इसके अलावा जो है ब्राचन यानी जो सिंध प्रदेश की भाषा है अर्थात पंजाब वगैरह की भाषा है उसे ब्राचन नाम दिया। फिर आगे हम बात करते हैं मार्कंडेय जी के बाद जो है याकोबी महोदय आते हैं, वो पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश, ठीक है, यानी चारों दिशाओं का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन नाम से जो है करते हैं। और उसके बाद एक तागरे महोदय हैं, ये पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी नाम देते हैं। और इसके अलावा जो है ये नामवर सिंह जी जो है वो पूर्वी अपभ्रंश और पश्चिमी अपभ्रंश दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। फिर जो एक नाम और आता है भोलानाथ तिवारी जी। भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान लिखते हैं और उसमें इस भाषा को विस्तार देते हैं और कहते हैं कि अपभ्रंश के 7 भेद हैं। और 7 भेद कुछ इस प्रकार से है, जिसमें सौसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी निकली है, ठीक है। फिर उसके बाद मागधी अपभ्रंश है, तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया और असमिया निकला है। फिर तीसरा आपका अर्धमागधी अपभ्रंश है, जिससे पूर्वी हिंदी निकला। और पूर्वी हिंदी की बोलियों के बारे में जैसा आप जानते हैं कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है, ठीक है। ब्राचन एक है जो ब्राचन अपभ्रंश है, उससे सिंधी निकला है, ठीक है। ब्राचन अपभ्रंश से सिंधी निकला है। कुछ विद्वान इसी से पंजाबी को निकलता हुआ भी मानते हैं। हालांकि भोलानाथ तिवारी जी जो है पंजाबी और लहदा को 85 हिंदी से उत्पन्न हुआ मानते हैं। मराठी हिंदी की बात करते हैं तो मराठी हिंदी से मराठी या महाराष्ट्री भाषा निकली है। और एक खस अपभ्रंश है, ठीक है, तो खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी निकली है।
अब अगर हम आगे बात करते हैं कि हिंदी की विशेषताओं के, अपभ्रंश की विशेषताओं के, तो अपभ्रंश जो है ये जो है उकारांत हो जाता है। ठीक है, कोई भी शब्द जो है जो अकारांत में है या नॉर्मल कंडीशन में है वो उकारांत हो जाता है, जैसे कर्ण का करण हो जाता है। ठीक है, और जो है उदय नारायण तिवारी जी हैं जो अपनी पुस्तक लिखते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और उसमें उन्होंने वो कहते हैं कि इसमें टोटल जो है वर्णों की संख्या 40 है, 10 स्वर है और 30 व्यंजन है। ठीक है, तो अपभ्रंश उकार बहुला है, जैसा कि आपने देखा जो है कि कर्ण का कर्ण हो जा रहा है, और साथ ही साथ अपभ्रंश एक वियोगात्मक भाषा भी है, और अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा है, यानी विभक्ति धीरे धीरे लुप्त होने लगी है। संस्कृत की जो विभक्तियाँ थी वो संस्कृत की जो विभक्तियाँ ज़्यादा थी वो विभक्तियाँ यहाँ पे केवल 6 विभक्तियाँ रह जाती है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर संस्कृत की जो तत्सम शब्दावलियाँ थी वो खत्म होते होते तद्भव में कन्वर्ट हो जाती है, तद्भव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो परसर्गों का उदय इस का जो है इसकी एक खास विशेषता होती है। ठीक है, ये जो विभक्तियों के स्थान पर लगता है, और इसकी साहित्य की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जो है राम कुमार वर्मा ने जिसे पहला कवि माना है वो कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू की यानी कि जैन साहित्य कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जैन धर्म की जो भाषा है वो ज़्यादातर अपभ्रंश में ही है, और जैन साहित्य में जो स्वयंभू ने पौम चरिव लिखा, 8वीं सदी के कवि हैं स्वयंभू जी, और पौम चरिव लिखते हैं, और पौम चरिव में पहला प्रयोग जो है परिलक्षित होता है किसका? अपभ्रंश का, यानी अपभ्रंश की पहली रचना पौम चरिव है, और अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू है, जबकि हिंदी के पहले कवि हाँ सरापा है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को पहला माना है, बट सर्वमान्य रूप से सरापा जी हिंदी के पहले कवि है, लेकिन जो पहली रचना है वो पौम चरिव है। ठीक, क्लियर? पौम चरिव, चरिव माने चरित्र और पौम माने भगवान राम, तो राम के चरित्र का वर्णन है, यानी राम कहानी है। तो जब राम कहानी लिख रहे हैं तो संस्कृत में वाल्मीकि जी ने इसके पहले राम कहानी लिखी थी, तो कहीं न कहीं वाल्मीकि का उपनाम इन्हें दिया जाता है, और जो है स्वयंभू जी जो है अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? इसके अलावा आपको पता है पुष्पदंत नाम के एक विद्वान हुए, इन्हीं के काल में जो अभिमान मेरु, और इन्हें जो है क्या कहा जाता है, अभिमान मेरु और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति, अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने महापुराण, ऋय कुमार चरिव यानी नाग चरिव, और इसके बाद जसहर चरिव अर्थात जसोदा चरिव। ठीक है, क्योंकि देखिए जसहर चरिव, जसोदा चरिव, उसी का एक हिंदी में नाम जसोदा चरिव हो जाता है, और ये जसहर चरिव। ऋय कुमार चरिव कहीं उस तरीके से नाग कुमार चरिव भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सालभद्र सूरी जी होते हैं, जिन्होंने बाहुबली रास लिखा, जो इंदु परमात्मा प्रकाश लिखे हैं, और योगसार लिखे हैं। जो इंदु नाम के जितने भी जैन कवि हैं उनकी सारी रचनाएं, राम सिंह जो कि पाहुर दोहा लिखते हैं उनकी भी रचना इसमें आ जाती है। और उसके बाद अब्दुल रहमान का जो संदेश रासक, जो कि उस तरह का ग्रंथ है, रासक परंपरा का एक तरीके से कह सकते हैं, कौन सा किस टाइप का, जिसमें हाँ रास साहित्य। ठीक है, हाँ रासो साहित्य अभी तक तो फिर रास साहित्य भी एक जुड़ जाता है, जिसमें अब्दुल रहमान का संदेश रासक और सिद्ध कवि सराहपा का जो दोहा कोश है उस पर भी जो है अपभ्रंश का प्रभाव है, यानी सिद्ध साहित्य भी कहीं न कहीं अपभ्रंश से प्रभावित है। और हेमचंद ने जो देसी नाम माला कोश लिखा है वो भी जो है अपभ्रंश की रचना है। तो अपभ्रंश का साहित्य जो है वो अपने आप में समृद्ध है। आगे हम बात करते हैं अवहट्ट की। तो अवहट्ट के बारे में विद्यापति ने कहा, देसी बहना सब जग मिठा और ते तंग तैसन जम्पो अवहट्टा, और अपनी कीर्तिलता की भाषा को क्या कहा उन्होंने? अवहट्ट कहा। ठीक है, तो अब अवहट्ट जो है अपभ्रंश साहित्य और आधुनिक खड़ी बोली
के बीच की एक कड़ी है, बीच एक पुल का काम करता है, एक कंजक्शन का काम करता है, एक संधि का काम करता है, एक जोड़ का काम करता है। और अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश भाषा में हिंदी का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखाई देने लगता है, और अवहट्ट भाषा में हिंदी का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखाई देने लगता है, और इसीलिए इसे पुरानी हिंदी में कहा जाता है। क्लियर? पुरानी हिंदी, और इसको पुरानी हिंदी सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा, और इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन ने भी पुरानी हिंदी नाम दिया, बाद में रामचंद्र शुक्ल ने भी पुरानी नाम दिया। ठीक है, तो पुरानी हिंदी यानी जो अवहट्ट है वो पुरानी हिंदी है, और चूंकि इसमें देसी शब्दों की अधिकता है। ठीक है, पुरानी हिंदी अब अपभ्रंश या अवहट्ट से ही निकली है, और इस अपभ्रंश या अवहट्ट से निकलने वाली जो भाषा है फिर बाद में परिष्कृत और परिमार्जित होकर के आधुनिक हिंदी के रूप में होती है। यानी हम कह सकते हैं कि उसी देसिल बहने से ही, उसी अवहट्ट से ही हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। अब हम आधुनिक भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, तो आधुनिक भारतीय भाषाओं की बात जब हम करते हैं तो उसमें हम कहीं न कहीं इस अपभ्रंश को टच करेंगे, और अपभ्रंश से जो निकली हुई हिंदियाँ हैं, ठीक है, उन हिंदियों की बात करेंगे। तो जो है जिसकी जो 5 उपभाषाएं हैं और टोटल 18 बोलियाँ हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की चर्चा करेंगे। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट को आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते, थोड़ा लाइक शेयर भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे, आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो लाते रहे। जय हिंद, जय हिंद।